जो नेकेड आई से देखना मुश्किल है, और उन चीजों की आइडेंटिटी भी जो है वो कर पाएगा, और आइडेंटिटी के बाद उसको एक कोड भी अलोकेट कर देगा। तो उस जो है उस आइटम और ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी जो है ऑल थ्रू उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट यूनिक कोड जो है ना वुड बी वैलिड एवरीवेयर, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो एफएसएल में हो, या कहीं भी हो। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी काफी हद तक जो है आसान हो जाएगा। जो हमारा हिस्टोरिकल डाटा सेट है उसमें हमने ढेर सारे मॉड्यूल्स जो बना लिए हैं, जिससे जो हिस्टोरिकल डाटा सेट अभी जो कि ऑलमोस्ट गार्बेज जैसा है, हम उसकी रीडेबिलिटी को हमने बहुत इंप्रूव कर लिया है। हम उससे वो इन्फ्रेंसेस निकालने की स्थिति में आ चुके हैं जो कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए संभव नहीं है। तो सिस्टम जो है मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर, क्राइम के हॉटस्पॉट के आधार पर और बहुत सारे कंसिडरेशन के आधार पर ये अनुमान लगा पाएगा कि ये ऑफेंस किसने किया होगा, और वो इंडिपेंडेंटली उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी निकाल पाएगा, और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके वो एज ए इन्वेस्टिगेशन लीड जो है थाना प्रभारी को दे पाएगा। और पहले तो जो है वो सिंपली जो है उस एरिया में और मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर फोटोग्राफ देगा, और फिर उसके आधार पर जब तक उसको जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो एडिशनल सेट ऑफ फोटोग्राफ भी भेज पाएगा। और यदि उस घटना और अपराधी को किसी ने देखा है तो उन विटनेसेस के सहारे उसकी पहचान संभव होगी। अब एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि कोई ऐसा अपराधी है जो सिस्टम में नहीं है, तो फिर उसे कैसे पकड़ा जाएगा? तो इसी ऐप में डिजिटल पोर्ट्रेट बनाने की व्यवस्था की गई है। 1 से 2 मिनट के अंदर उसका डिजिटल पोर्ट्रेट बन जाएगा, और वो डिजिटल पोर्ट्रेट ऑलमोस्ट रियल टाइप का होगा, और वो अपने लेवल में डाटाबेस को खोजने में भी काम करेगा, उसको जहां भेजना है वहां भेज सकेगा। और साइमल्टेनियसली यदि विभिन्न थानों में एक साथ कार्रवाई करना संभव है, जरूरी है, इवन विभिन्न स्टेट में कार्रवाई संभव करने की जरूरत है, तो वो उस डाटा सेट को उस भाषा में, जिस भाषा में वहां की स्टेट समझती है, उसमें ट्रांसफर करके वो उनको एज ए इन्वेस्टिगेशन लीड और उनको दे सकता है और उनसे मदद मांग सकता है। इस तरीके का जो है ना पावरफुल सिस्टम वो होगा। फिर जो है वो 91 के तहत जो पुलिस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो ओरिजिनल पावर है कि जो चीज जो है जो कि एविडेंस वैल्यू रखती है वो किसी के भी पोजीशन में हो, उसको 91 का आदेश देके उसको आईओ हुक्म दे सकता है कि ये वो चीज जो है थाने में इतने बज के इतने मिनट पे पहुंचाई जाए। तो अभी बड़ा इनकन्वीनियंट सा सिस्टम है, ना तो थाना प्रभारी ठीक ढंग से दे पाता है, ना उसका कंप्लायंस करा पाता है, ना कोई थाने जाके देता है। उसे छोटे मोटे एविडेंस के लिए भी बहुत जो है मशक्कत करना पड़ती है, बहुत दिक्कत उसको होती है। और कुछ लोग तो जो है ना अपने आप को ही सरकार मानते हैं, तो वो जो है ना तमाम प्रयासों के बावजूद भी उसको नहीं देते हैं। और कई बार तो जो है ना इतनी दुष्टता होती है कि साहब रिकॉर्ड को जला दिया, फलाना कर दिया, और कहेंगे कि साहब एक अग्निकांड हो गया है और वो रिकॉर्ड विलुप्त हो गया है। लेकिन ये सिस्टम जो है न केवल उसकी रिक्विजिशनिंग में मदद करेगी, बल्कि जो है यदि किसी अधिकारी ने या किसी व्यक्ति ने जिसके पास वो एविडेंस है और वो एविडेंस को जो है ना इस आदेश का पालन करते हुए यदि नहीं पहुंचाता है, तो 91 के तहत सर्टेनिटी से उसे प्रोसिक्यूट भी कराएगी। जब अधिकारी को ये मालूम होगा कि उसे सर्टेनिटी के साथ प्रोसिक्यूट किया जाएगा, तो वो जो है ना उसके नॉन कंप्लायंस की कभी जरूरत नहीं करेगा, वो अपने आप को कानून के ऊपर कभी नहीं मानेगा। सिस्टम यहां नहीं रुक रहा है, वो आगे जा रहा है। वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है, तुमने हमारे 91 का आदेश नहीं माना, हमने 91 में आपको प्रोसिक्यूट कर दिया वायलेशन के लिए, अब हमारे पास और पावर भी है। तो सेक्शन 93 सीआरपीसी है, 94 सीआरपीसी है, वो विभिन्न परिस्थितियों में कहता है कि पुलिस जो है ना वारंट के साथ जो है जाके, या ओरिजिनल पावर कहता है जाके, वो सर्च कर सकती है, सीजर कर सकती है। तो ये सिस्टम जो है ना सर्च और सीजर में भी पुलिस की मदद करेगा और आईओ की मदद करेगा, और ये इंश्योर करेगा कि 91 के तहत ना मानने के बावजूद भी वो जो है उसको वो एविडेंस मिले। और यदि एविडेंस किसी तरीके से नष्ट करने की कोशिश किया है, तो एविडेंस नष्ट करने की धाराएं लग के भी उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। यहां सिस्टम एक बहुत एहतियात बरत रहा है। उसने ये बड़ा एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि उसने टेक्नोलॉजी को तो इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है, इतने सारे एट्रीब्यूट पे साइमल्टेनियसली काम कर रहा है कि फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव का कोई स्कोप उसमें छोड़ा नहीं है उसने। लेकिन टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा
और या राधा कहा जाए हमने जो है ना एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि हम कोर्ट में टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी नहीं जो है पेश करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा इनपुट और जो प्रोसेस्ड आउटपुट है उसको हम एक्सपर्ट को परोस देंगे। अब सेक्शन 45 में अमेंडमेंट वगैरह हो गए तो ढेर सारे तरीके के एक्सपर्ट्स हैं, जहां कमी होगी हम और एक्सपर्ट्स को जो है ना प्रपोज कर देंगे। तो वो कंटेंट एक्सपर्ट्स के पास जाएगा और एक्सपर्ट के पास रियल टाइम में ऐप के थ्रू जाएगा और उस ऐप में वो सारे टूल्स होंगे जिसको एक्सपर्ट की जरूरत है और एक्सपर्ट उसमें ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस पे अपना निर्णय दे पाएगा, अपना ओपिनियन दे पाएगा और वो ओपिनियन भी डेट टाइम और लोकेशन और के साथ जो है ना उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा, हैश वैल्यू के साथ प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो कोर्ट में और आईओ के पास जहां भी उसको जाना है वहां भेज दिया जाएगा। तो जो ओरिजिनल एविडेंस अभी अधिकांश केस में पुलिस जो है ना 27 के मेमोरेंडम के आसपास ही भटकती रहती है। अब पुलिस के पास ढेर सारे जो है ना एविडेंस होंगे, कंडक्ट प्रायर टू ऑफेंस, कंडक्ट आफ्टर द ऑफेंस, तो सेक्शन 8 और 9 ऑफ एविडेंस एक्ट, 165 का एविडेंस, दिस एंड दैट। सो इतने सारे एविडेंस जो है ना इकट्ठे होंगे और सभी एविडेंस जो है उन्हें इनफॉलोवेबल बनाया गया, अकाट बनाया गया है, क्योंकि वो जो है उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ रियल टाइम, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी क्रिएट की जाएगी। तो ये किसी के लिए बहुत आसान नहीं होगा उसे डिस्प्यूट करना। तो न केवल हम केस को डिटेक्ट कर पाएंगे लगभग 70% केसेस में, बल्कि बहुत सारा एविडेंस के साथ हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे और वो एविडेंस लगभग इनफॉलिबल होगा, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो रियल टाइम बेसिस में प्रोटेक्ट कर ली जाएगी। और इवन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर सकती है, तो उस टेक्नोलॉजी को भी कुछ गड़बड़ करने के लिए स्कोप नहीं रहेगा। देन जो है हम तीसरी सर्टेनिटी पे जा रहे हैं, सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन। तो हमें कह रहे हैं कि हम कोर्ट की भी मदद करेंगे। तो अभी कोर्ट को बड़ी प्रॉब्लम होती है समन्स वारंट वगैरह जारी करने में। ऐसे ढेर सारे प्रकरण हैं जबकि समन्स वारंट जारी किए गए हैं लेकिन पोस्ट नहीं किए गए हैं। ऐसे एक आध केस में तो मैं स्वयं भुक्तभोगी रहा हूं। तो ऐसे ढेर सारे जो है ना केसेस हैं जहां पे कि समन्स वारंट निकाले तो गए, उन्हें जो है ना भेजना भी बताया गया, लेकिन वो पोस्ट नहीं किए गए, वो कभी एसपी के पास नहीं पहुंचे। तो इस तरीके की गड़बड़ियां नहीं होंगी, बल्कि उल्टा होगा। जो सिस्टम जो है वो फरियादी के पास जाएगा और उससे पूछेगा कि भाई अगले 1 महीने में बताइए आपके पास कोई ऐसा कमिटमेंट तो नहीं है जिससे कि उस डेट पर जो है ना पेशी ना रखी जाए, लेकिन ये बात आपको डॉक्यूमेंट के साथ कहना पड़ेगी। तो सिस्टम जो है ना उसी के ऐप पे वो सब डॉक्यूमेंट कैप्चर कर लेगा और उस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करेगा। यदि वो डॉक्यूमेंट्स रीजनेबल हैं, ठीक हैं, तो उन डॉट्स को वो ब्लॉक कर देगा। इसके बाद जो है वो मजिस्ट्रेट के पास जा रहा है कि भाई देखिए ये डॉट्स अवेलेबल हैं आपके ट्रायल के लिए, आप किसी भी एक डेट पे जो है ना क्लिक कर दीजिए। जिस डेट पे वो क्लिक करेगा सिस्टम उसके समन्स एंड वारंट जैसा भी स्थिति है वो जो है ना जनरेट कर देगा। मजिस्ट्रेट वहां पर अपने डिजिटल सिग्नेचर जो है ना लगा सकता है और जैसे ही डिजिटल सिग्नेचर लगाएगा वो लीगली जो है ना समन्स और वारंट बन जाएगा। इसको पहले जो है ना सीधे यदि क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ही जुड़ी होगी तो सभी अपराधी भी जुड़े हुए होंगे, तो हम अपराधी को सीधे ही जो है या जिसका विटनेस है, जिसका समन्स वारंट है, उसके पास सीधे ही तामील करने की स्थिति में हम होंगे। और सिस्टम में प्रोसेस इस तरीके से डिजाइन की गई है कि वो एग्जीक्यूशन का एविडेंस क्रिएट करेगा। अब अज्यूम करिए कि किसी कारण से जो है उसे मालूम है कि और वो उसको नहीं देख रहा है, जानबूझ के नहीं खोल रहा है, तो जो नियरेस्ट वॉलंटियर है उसके पास भी साइमल्टेनियसली पहुंच जाएगा और वो उसको तामील करेगा। और उसको तामीली के लिए जो है ना एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलेगी। तो देयर विल बी इंसेंटिव, वो मुफ्त में नहीं कर रहा है, उसको एक पैसा भी मिल रहा है। तो यदि मजिस्ट्रेट एक निर्णय लेता है कि साहब मुझे कल पेशी करना है और आज शाम को 5 बजे करना है, निर्णय लिया है, तो भी कल पेशी होना संभव होगी। उसे 1 महीने बाद की बात सोचने की जरूरत नहीं है। फिर जो है एक सिस्टम और डिजाइन किया गया है जिसका हमने नाम दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्ट ट्रायल सिस्टम। तो उसमें जज अपने चैम्बर में बैठेगा, जज का पीए अपने चैम्बर में बैठेगा, जो प्रोसिक्यूटर है वो अपने चैम्बर में बैठेगा, डिफेंस लॉयर अपने चैम्बर में बैठेगा और गवाह जो है गवाही सेंटर पे जाएगा जो कि पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। अभी अपन को निर्णय लेना है कि गवाही सेंटर कहाँ बनाए जाए और उस गवाही सेंटर जो है ना वो आज का जो कोर्ट ट्रायल है इससे बहुत सुपीरियर कोर्ट ट्रायल होगा।
और लीगली एक्सेप्टेबल कोर्ट ट्रायल होगा। तो जो विटनेस सेंटर होंगे वहां पर जो है, जो कि नियरेस्ट होंगे, जिससे कि गवाह को कहीं दूर ना जाना पड़े, तो हमने उसकी कन्वीनियंस इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग ले ली। फिर दूसरी कन्वीनियंस इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस ले ली। हो सकता है कि उसके गांव में ही वो विटनेस सेंटर हो, और उस विटनेस सेंटर पे 3 प्रोटोकॉल होंगे। एक की जो गवाह है उसकी आइडेंटिटी का प्रोटोकॉल, तो सिस्टम ये एस्टैब्लिश करेगा कि ये वही गवाह है जिसको कोर्ट ने जो है ना बुलाया है, तो कोई इम्पर्सनेशन पॉसिबल नहीं होगा। फिर उसका जो दूसरा प्रोटोकॉल है कि कहीं वो भय में तो नहीं है, कहीं ड्यूरेस में तो नहीं है, कहीं उसे किसी ने डराया तो नहीं है, किसी ने उसको जो है ना गोली और जो है ना धमकी चमकी तो नहीं दी है, या किसी ने उसके किथन किन को किडनैप तो नहीं कर लिया है। तो यदि ऐसा कुछ है तो सिस्टम जो है ना उस भय के एलिमेंट को जो है प्रोटोकॉल के थ्रू जो है नापने की कोशिश करेगा, और यदि वो भय में है तो वो कुछ समय के लिए उसे क्वारंटाइन कर देगा और उसका विटनेस उस दिन नहीं होगा। यदि जो है वो ठीक है तो देन तीसरा प्रोटोकॉल जाएगा, दैट इज अबाउट द रियल विटनेस। जो गवाही वो देना चाहता है वो गवाही भी 2-3 कैमरे के तहत होगी, तो हम उसके ना केवल फेस ना कि कंटेंट अलोन, बल्कि हम उसको उसके हाव भाव, यदि उसके पैर कांप रहे हैं, हकला रहा है या उसको पसीना आ रहा है, तो हम उन चीजों को भी कैप्चर कर पाएंगे और वो मजिस्ट्रेट उन चीजों को देख पाएगा। बल्कि जो है ना यदि मजिस्ट्रेट चाहेंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी नीचे कमेंट भी कर देगी कि उसको पसीना आ रहा है, उसके पैर हिल रहे हैं, वो हकला रहा है, सो दैट यदि जज उस बात को नहीं भी देख पाया है तो वो उसको महसूस कर ले। और चूंकि हर चीज वीडियो रिकॉर्ड्स, ऑडियो रिकॉर्ड्स होगा, तो वो बाद में भी जब जो है अपना जजमेंट लिख रहा होगा तो उन बारीकी सी चीजों से देख पाएगा। ये सर्वमान्य विदित है कि जो डिफेंस लॉयर है वो बहुत सारी तरकीबें जुड़ाता है। यदि केसेस वो जीत पाता है तो 20% से भी कम केस वो ऑन मेरिट जीतता है। 80% केसेस वो टैक्टिक्स के आधार पर जीतता है। उसकी वो सब टैक्टिक्स जो है ना निर्मूल हो जाएंगी, बल्कि उन्हें वो कैप्चर कर लेगा। कई बार वो फरियादी को ब्रोबीट करता है, वो यहां संभव नहीं है। कई बार वो जो है ना इस तरीके का जो है ना बॉडी लैंग्वेज और इस तरीके का जो है ना ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज करके समटाइम वो कोर्ट को डराने की भी कोशिश करता है, और उसका ये आचरण जो है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। तो सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली जो है ना कोर्ट के पास ही पहुंच जाएगा कि हुजूर इसने आपका कॉन्टेम्प्ट किया है, आपका अनादर किया है, इसका आप संज्ञान ले लीजिए। कई बार जो है इनका जो है वकीलों का बहुत डिटेल्ड कोड ऑफ एथिक्स है, उसका वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर वायलेशन करते रहते हैं। तो बैकएंड टेक्नोलॉजी जो है, बैकएंड एआई जो है, ये आइडेंटिफाई करेगी कि इसने कहां एथिक्स का वायलेशन किया, और उस एथिक्स के वायलेशन को रियल टाइम बेसिस वो बार एसोसिएशन को भेज देगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि बार एसोसिएशन उसका संज्ञान लेगी, और यदि नहीं भी लेती तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस वकील साहब की तो हिस्ट्री तैयार हो रही है। गिवन टाइम उस पूरे डिटेल के साथ वो फिर से बार एसोसिएशन के पास जाएगा और कहेगा साहब इनका जो है आप प्रैक्टिसिंग लाइसेंस कैंसिल करिए। हम इस तरीके का जो है ना आमूलचूल परिवर्तन ला पाएंगे। तो जब इतने प्लेंटी ऑफ एविडेंस के साथ कोर्ट की इतनी मदद करते हुए कोर्ट में के कार्रवाई में इतनी ट्रांसपेरेंसी लाते हुए कार्रवाई की जाएगी, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि इस नए सिस्टम के तहत लगभग 100% केसेस में सजाया भी संभव होगी। हम अपनी यात्रा यहां पे खत्म नहीं कर रहे हैं, हम इसके बाद जो है आगे बढ़ रहे हैं, और हम जा रहे हैं जो चौथी सर्टेनिटी, दैट इज सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। तो तब तक जो है ना ये PPP मॉडल के तहत जो है ढेर सारे नोट्स लगी होंगी, सीसीटीवी लगी होंगी, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आगे चल के मैं सरकार से एक भी सीसीटीवी नोट नहीं लगवाना चाहता हूं, एक भी IoT नोट नहीं लगवाना चाहता हूं। हम जानबूझ के ये काम जो है PPP मॉडल के तहत इंडिविजुअल को देना चाहते हैं, कंपनियों को देना चाहते हैं, स्टार्टअप को देना चाहते हैं। चूंकि ये जो काम जो ना उनको मिलेगा, ये इसमें बहुत हैवी रेवेन्यू स्ट्रीम होगी, और उस रेवेन्यू स्ट्रीम में वो जो है उसका जो कीमत है मेरे ख्याल से 3 या उससे कम महीने में भी शायद निकाल पाएंगे। और जहां पे कम एविडेंस कैप्चरिंग का जो है स्कोप है वहां पे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन 6 महीने के बियॉन्ड मुझे नहीं लगता है कि किसी भी नोट की कीमत नहीं निकलेगी। इसका मतलब है कि हर नोट 3 से 6 महीने के बाद जो है ना शुद्ध लाभ कमाएगी, और वो भी बड़ी जो है ना क्वांटम में। तो मैं ये महसूस करता हूं कि देयर विल बी रश, पीपल विल रश टू एस्टैब्लिश देयर नोट,
और उस एस्टैब्लिश नोड को करने में मैं सबसे आगे रहूंगा, क्योंकि वो हर नोड मेरे लिए ईएमआई का काम करेगी, तो आदमी रिटायरमेंट के बाद भी काफी कुछ धन उससे प्राप्त कर पाएगा। ऐसा सिस्टम वो बना है। तो ये जो है सिस्टम अपराधी के ढेर सारे एट्रीब्यूट्स को कैप्चर कर रहा है और डिफरेंट चीजों के आधार पर वो निष्कर्ष निकालने में सक्षम है कि ये व्यक्ति जो है अपराध करने की नीयत से निकल रहा है। उसको बीच की नोट्स जो है ना उसके मूवमेंट को कंफर्म करेंगे, रूट को ट्रैक करेंगी, और वो ये हम जो है ना स्मार्ट इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी के तहत, स्मार्ट जो है ना डिप्लॉयमेंट के तहत पुलिस को भी और पब्लिक के वॉलंटियर्स को हम डिप्लॉय कर पाएंगे और उनको हम इस बात के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम भी देंगे। तो इसके कारण जो है सिस्टम में इंसेंटिव रहेगा और हम जो है अधिकांश केसेस में जो है अपराध को घटित होने के पहले रोक पाएंगे। सिस्टम इसमें इतना स्मार्ट बनाया जा रहा है कि वो ये भी पहचान कर पाएगा कि जो व्यक्ति जिसको हम पकड़ने जा रहे हैं, जिसमें हम इंटरवीन करने जा रहे हैं, उसमें कहीं वायलेंस की प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, कहीं उसके पास हथियार होने की प्रोबेबिलिटी तो नहीं है। तो वो एक जो हमारा कश्मीर का एक्सपीरियंस रहा है उसका यूज करके हमने स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि उन जो है खतरों को भी सिस्टम पकड़ेगा और बिल्कुल कहना चाहिए उन खतरों को न्यूट्रलाइज करके भी उस अपराधी को जो है ना वो पकड़ पाएगा। और मेरा बहुत जोर से मानना है, लोग कहते हैं कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, तो हम जो है ना इन कुत्तों को कुत्ते की हैसियत की जगह पर पकड़ेंगे और कहीं हम यदि डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए उसको शेर वाली जगह पे पकड़ना चाहते हैं, देन सिस्टम विल ओनली अलाउ दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी विथ फुल प्रिपरेशन। आने वाले समय में ना तो पुलिस के ऊपर अटैक होना संभव होगा, ना ही पुलिस के ऊपर जो है ना कोई वो कर पाएगा। पुलिस जो है सही मायने में जो है उसकी वर्दी पे कोई हाथ नहीं उठा पाएगा। हम देखते हैं कि तमाम जगह पे कोई भी आजकल पुलिस की कॉलर पकड़ रहा है, क्या कारण है वो आप लोग खोजिए, लेकिन मेरे ख्याल से इस सिस्टम के तहत जो है ना पुलिस के साथ ऐसी लिबर्टी लेने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। हम यहां पे नहीं रुक रहे हैं, अब हम इसके बाद 5वीं सर्टेनिटी पे पहुंच रहे हैं, रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल। तो जब हम अपराधी के बारे में इतना सब कुछ जान गए हैं, इतना सब जानते हैं, उसके एक्सप्रेशन को जानते हैं, वो कौन सा चश्मा पहनता है ये जानते हैं, यदि वो चश्मा बदल के पहनता है या गॉगल लगाता है तो हमें मालूम है कब कौन सा गॉगल पहनता है, यदि वो किसी पर्टिकुलर समय पे कोई पर्टिकुलर शर्ट पहनता है तो हमें ये भी मालूम है पर्टिकुलर शर्ट उसने कब पहनता है, यदि उसने नई गाड़ी खरीदी तो हमें मालूम है कि नई गाड़ी कब खरीदी है और हम उसको जो है ना उसके क्राइम से लिंक कर पाएंगे। इस तरीके का पावरफुल सिस्टम है। यदि हम कहें तो सिस्टम के पास लगभग जो है ब्रह्मचक्षु होंगे, इस तरीके का सिस्टम, इस तरीके का सिस्टम। तो वो सिस्टम जो है अपराधी को अपराधी क्यों बना रहने दे, तो वो अपराधियों को और उनके एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है और वो फिर एक स्टेज आगे चल के एक और स्टेज पे जाएगा कि ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करेगा दोज हु आर हैविंग द प्रोपेंसिटी टू कमिट क्राइम। तो जो अपराध कर सकते हैं सेकंड फेज में वो उनको भी आइडेंटिफाई करेगा। हमारे जो है ट्रेंड वॉलंटियर्स, ट्रेंड जो है ना सोशल वर्कर, वो जाएंगे, उससे इंटरेक्ट करेंगे और उसके अंदर क्या स्किल सेट है वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें रिहेबिलिटेशन की क्या प्रोबेबिलिटी है ये आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसमें उसको स्टेट गारंटी देंगे, क्योंकि आदमी को ये लगता है अपराधी है, यदि हमने हमें नुकसान कर दिया तो कौन भरपाई करेगा। तो स्टेट इस बात की गारंटी लेगा कि हम इसके चरित्र की गारंटी लेते हैं, यदि ये कोई अपराध करता है या कोई गड़बड़ी करता है तो उसके कारण यदि कोई आपको लॉस होता है या कोई क्षति होती है तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जो है ना सरकार जो है ना उसकी गारंटी लेती है। फिर जो है जो भी उसमें उसको रिहेबिलिटेट होना, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा और वी विल इंश्योर कि उसने जो भी निर्णय लिया उसका इनपुट और आउटपुट भी हम उसको उसकी जगह पे उपलब्ध करा देंगे, तो उसका व्यवसाय में सफल होना भी हम सुनिश्चित करेंगे। इस तरीके का होगा अपराधों का रिहेबिलिटेशन। सो इसको हमने कहा है सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन, मतलब हम अपराधी को भी सज्जन पुरुष बना देंगे, उसे अपराधी बने रहने का अवसर नहीं रहेगा। तो इन पांचों को मिला के आप ये बात मानेंगे कि कोई ऐसा अपराध जो कि गेन के लिए किया जाता है वो अपराध जो है होना संभव नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि क्या अपराध बंद हो जाएंगे, तो रिएक्शनरी क्राइम अभी भी होंगे। अभी तो इतनी स्थिति है कि हम जो है लगभग मूविंग जो है ना वोल्केनो बन गए हैं, अनरिलेटेड चीजों से भी हम ट्रिगर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि हम अपने उस जो है ना बैलून को थोड़ा सा डिफ्लेट करें,
जो तनाव है उनको कम करें और आम नागरिक को ये आस्था हो कि उसे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिस्टम उनकी सुनने वाला है, तो उन्हें कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे जो ऑफेंस होंगे उनका संज्ञान हो जाएगा, उसमें प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, तो धीरे धीरे सिस्टम में आस्था भी बढ़ेगी और लोग बाग जो है विश्वास के कारण कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहेंगे। मेरे ख्याल से आप सब लोग सहमत होंगे इस बृहद कॉन्सेप्ट में। धीरे धीरे अपराधों का जो है वो जीरो नहीं होंगे, लेकिन अपराध हो रहे हैं ऐसा फीलिंग नहीं होगा, डर पैदा नहीं होगा, बल्कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा, सेंस ऑफ सेफ्टी होगा। हम चूज कर सकते हैं, जहां जाना हो वहां चले जाएं, हम रात की मूवी देखना चाहें, जिस एरिया में जाना चाहें उस एरिया में चले जाएं। आज की तो स्थिति यह है कि कुछ एरिया में पुलिस भी जाने से डरती है, वो जो है ना अपराधियों के डैन बन गए हैं। संभवतः ऐसा कोई डैन जो है ना आगे चल के नहीं होगा, ये संभव ही नहीं होगा। इसके साथ जो है ये सिस्टम जो है 5 रेवेन्यू स्ट्रीम भी दे रहा है। तो सेक्शन 39 के तहत आम आदमी के ऊपर बहुत जिम्मेवारियां डाली गई हैं। उसको ऊपर ये जिम्मेवारी डाली गई है कि देखिए, आपको सूचना देना होगी यदि कोई अपराध की तैयारी कर रहा है, अपराध का इंटेंशन रख रहा है, अपराध को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। यदि उसने अपराध आपके आंखों के सामने किया है तो उसे आप गिरफ्तार करने का पावर आपको सेक्शन 43 सीआरपीसी में दिया गया है। ये बड़ा विडंबना का विषय है कि आम जनता को किसी ने अभी तक नहीं बताया है कि उसे कानूनी रूप से गिरफ्तारी का अधिकार कानून ने देके रखा है। तो यहाँ पे सूचना देने का अधिकार देके रखा है, और केवल अधिकार ही नहीं दिया है और कर्तव्य अकेला नहीं दिया है, बल्कि उसको जो है वो कानूनी दायित्व के साथ दिया है कि यदि मान लो वो अपने दायित्व का पूरा नहीं करता है तो बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस इज ऑन द सिटीजन। तो यदि मान लो कोई व्यक्ति को मालूम है कि अपराध करने वाला है और वो नहीं बताता है, या उसके सामने अपराध हुआ है और उसको गिरफ्तार नहीं करता है, तो या वो पुलिस की मदद नहीं करता है या पुलिस के नुमाइंदे की मदद नहीं करता है, तो इन चारों की स्थिति में उसको जो है हम सेक्शन 39 में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं और उस सिटीजन को जो है ना ये प्रूव करना पड़ेगा कि ही इज इनोसेंट। ऐसा कानून है। तो जब ऐसा कानून है तो पुलिस ऑफिसर का डिस्क्रिप्शन कैसे हो सकता है कि जो है ना वो एफआईआर ना लिखे। तो मेरे ख्याल से 154 में जो थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन वाली बात है, वो सेटिस्फेक्शन को जो ना बाहर निकालना चाहिए, स्पेशली जब 182, 211 के ऑलरेडी प्रावधान हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत रिपोर्ट करना चाहता है तो उसको प्रोसिक्यूट करिए, लेकिन एफआईआर ना लिखने का आपको कोई अधिकार नहीं होगा। अब जो है तो आगे चल के हमारा ऐसा विचार है कि जो ट्रैफिक वायलेशन से शुरू करेंगे और ये यात्रा चलती जाएगी। आगे चल के हम वेट एंड मेजर्स में जाएंगे, एलिट्रेशन में जाएंगे, उसमें जाएंगे। जहां कहीं आर्थिक लाभ के लिए लोग अपराध कर रहे हैं उन्हें हम कंपाउंडेबल बनाएंगे, बड़ी राशि से कंपाउंडेबल बनाएंगे, और जो भी उसे कैप्चर करेगा उसका 50% राशि उसको जाएगा। अब अभी देखिए, यदि हम ट्रैफिक वायलेशन की बात करें तो नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2000 से लेके 25,000 तक का जो ना उसमें फाइन का प्रावधान है,